नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें बांग्लादेश के निर्माण से लेकर वर्तमान में बांग्लादेश में फैले क्राइसिस पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत 1947 में आज़ाद हुआ। उसी के साथ भारत का बंटवारा दो देशों में होता है, पाकिस्तान और भारत। ये जिद मोहम्मद अली जिन्ना की थी। वो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करना चाहते थे। तो मुस्लिमों की आबादी के लिए अलग देश का मांग करते थे। इसलिए मुस्लिमों की आबादी को देखते हुए एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हुआ। लेकिन पाकिस्तान को भूखंड ऐसे प्राप्त हुए दो क्षेत्रों में थे, भारत के पश्चिमी क्षेत्र और भारत के पूर्वी क्षेत्र में। तो भारत के जो पूर्वी क्षेत्र में था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया, और पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्ला भाषी थे, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग भिन्न भिन्न भाषाओं को जानते थे, पंजाबी, सिंधी, बलूच, लेकिन इन पे उर्दू थोपी गई और पूरे पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू को घोषित की गई, जो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि वे बांग्ला भाषी थे और बांग्ला को ही अपनी पहचान बनाना चाहते थे। तो ये शुरू से ही लेकर चलता रहा, और भाषा के संघर्ष में पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपने को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग पाते थे। ये हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के साथ भेदभाव करते थे। तो ये 1947 से 1970 तक चलता है ऐसा ही। लेकिन दिसंबर 1970 में पूरे पाकिस्तान में आम चुनाव होता है, और इस आम चुनाव में संयुक्त पाकिस्तान की दो पार्टियां, अवामी लीग और पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, भाग लेती हैं। इसमें अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान की 99% सीटें जीत लेती हैं, और पूरे पाकिस्तान की 313 में से 167 सीटें जीतती हैं, जबकि पीपीपी 86 सीटें पर ही सिमट जाती हैं। इस तरह से पाकिस्तान में अवामी लीग का बहुमत होता है और प्रधानमंत्री के दावेदार शेख मुजीबुर रहमान होते हैं। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को ये पसंद नहीं होता है। लोगों का मतलब ये है कि वहाँ के सैन्य शासक याहिया खान होते हैं, जो इनको ये मतलब पसंद नहीं होता है कि बांग्ला भाषी या पूर्वी पाकिस्तान का कोई पूरे पाकिस्तान का नेतृत्व करे। तो इसलिए वो पाकिस्तान की असेंबली ही नहीं बुलाते हैं, और शेख मुजीबुर रहमान से बात करते हैं इस संदर्भ में। और वहाँ के पीपीपी के नेता जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शेख मुजीबुर रहमान से जनवरी महीने में अलग अलग दोनों लोग मिलते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। तो याहिया खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का पीएम नियुक्त कर देते हैं, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में और असंतोष उभर कर आता है, और वहाँ के लोग खासे नाराज़ होते हैं पश्चिमी पाकिस्तान से, और या कहें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और याहिया खान से। और मार्च महीने में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्वी पाकिस्तान में प्रारंभ हो जाता है, और ये अपने को स्वतंत्र बांग्लादेश घोषित कर देते हैं और मानने लगते हैं। इस आंदोलन को दबाने के लिए याहिया खान द्वारा राजाकारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि इनके विद्रोह को किसी तरह से कुचलो, लेकिन इसमें वो असफल हो जाते हैं। तो एक तारीख आती है 25 मार्च 1971। 25 मार्च 1971 याहिया खान द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट
का प्रारंभ किया जाता है। और इस तारीख को याद रखिएगा, 25 मार्च 1971, जो भारत में सीए जो लागू होता है, CA/NRC, उसमें भी 25 मार्च 1971 का जिक्र है। यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। तो 25 मार्च 1971 को याह्या खान के द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट पूर्वी पाकिस्तान में चालू किया जाता है। इसमें बांग्ला भाषी मुस्लिमों को, हिंदुओं को और अवामी लीग के सदस्यों को चुन चुन कर मारा जाता है और वहाँ कत्लेआम फैल जाता है। इसके भय से बांग्ला भाषी भारत में शरण लेते हैं, जिससे भारत में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अच्छा, इसी दौरान एक साल पूर्व भारत में भी आम चुनाव होता है, जो 1972 में होने वाला था, लेकिन इंदिरा गांधी उसे मार्च 1971 में ही करा लेती हैं। तो मार्च 1971 में भारत में आम चुनाव होता है और इंदिरा गांधी ज़बरदस्त वोटों से वापसी करते हैं और उनकी पुनः एक बार सरकार बनती है। और यह समस्या गंभीर हो जा रही थी बांग्लादेश घुसपैठियों का या शरणार्थियों का है कि बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में बढ़ते जा रहे थे। इनकी संख्या लाखों में हो गई थी। तो वो क्या करते हैं कि 25 अप्रैल 1971 को कैबिनेट की मीटिंग बुलाती हैं और इस कैबिनेट मीटिंग में भारत के थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ को बुलाया जाता है। और इस मीटिंग में मानेकशॉ से कहते हैं कि देखिए, ये समस्या गंभीर होती जा रही है, इस पे कुछ करना होगा, यानी आपको ढाका की तरफ कुछ करना होगा। तो मानेकशॉ सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बांग्लादेश में कुछ का मतलब आप जानती हैं, इसका मतलब होगा युद्ध करना। और इस समय युद्ध करना किसी खतरे से खाली नहीं है और इस समय युद्ध करना हमारी हार होगी। मैं युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। अच्छा, उस समय युद्ध करने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? तो देखिए, हिमालय का क्षेत्र खुला हुआ था, यानी बर्फ, गर्मियों का दिन था, तो दो मोर्चे पर लड़ाई संभव थी कि पाकिस्तान भी आक्रमण कर दे और पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए चीन भी। तो इससे वो तैयार नहीं थे। और इसके कुछ दिन बाद बरसात होने वाली थी, तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है और वहाँ नदियाँ उस समय उफान पे हो जाएंगी। तो उफान पे हो जाएंगी तो उस नदियों के बाढ़ में भारतीय सेना फंस सकती थी, इसलिए वो युद्ध उस समय करना नहीं चाहते थे। तो इंदिरा गांधी कैबिनेट मीटिंग समाप्त करती हैं और कहते हैं कि 4 बजे पुनः कैबिनेट बैठेगी। तो सभी लोग जाने लगते हैं, मानेकशॉ भी जाने लगते हैं। तो मानेकशॉ को इंदिरा गांधी रोकती हैं। तो इंदिरा गांधी कुछ बोले इससे पहले मानेकशॉ कहते हैं कि मैडम, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं इससे पहले मेरा इस्तीफा तैयार है। तो वो कहते हैं कि नहीं, इस्तीफा की ज़रूरत नहीं है, आप कब युद्ध करना चाहते हैं? तो कहेंगे अगर हमको पर्याप्त समय दिया जाए तो ये गारंटी देता हूँ कि युद्ध में विजय हमारी होगी। तो कहें ठीक है, आप तैयारी कीजिए। तो मानेकशॉ को समय मिल जाता है और ये अपने युद्ध की तैयारी पर गोपनीय तरीके से लग जाते हैं और भारत की तीनों सेनाएं गोपनीय तरीके से युद्ध की तैयारी में लग जाती हैं कि युद्ध होगा ही। और उससे पहले ये जो बांग्ला भाषी भारत में शरणार्थी के रूप में थे, इनको ट्रेनिंग दी जाने लगती है गुरिल्ला युद्ध के लिए और इनको इकट्ठा करके एक सैन्य टुकड़ी बनाई, जैसे मुक्ति वाहिनी कहते हैं। और मुक्ति वाहिनी को सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है जो बांग्लादेश में जाकर युद्ध लड़ें अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो दो मोर्चे पर हो जाता है कि युद्ध की तैयारी हो और उनके लोगों को भी, यानी वहाँ के सिविलियन को भी ट्रेनिंग दी जाती है। और इंदिरा गांधी कूटनीतिक तरीके से विश्व में सभी देशों से इसके लिए गुहार लगाती हैं कि देखिए, ये पाकिस्तान की क्राइसिस नहीं है, ये भारत इससे परेशान हो रहा है, इस पर कुछ किया जाए। लेकिन विश्व कहाँ सुनने वाला था। और अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे, ये इंदिरा गांधी से बहुत चिढ़े हुए थे, इंदिरा गांधी को ज़रा भी पसंद नहीं करते थे, तो वो भी इनकी बातों को ध्यान नहीं दिए। इसी समय होता है कि यूएसएसआर सोवियत संघ से भारत की एक मैत्री संधि हो जाती है, जिसमें ये होता है कि दोनों देशों पर कोई तीसरा देश आक्रमण करता है तो दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। तो यह मैत्री संधि भारत के पक्ष में जो हो जाती है। इस तरह समय बीतता जाता है और 5-6 महीने बाद
कह लें कि दिसंबर महीने में इंदिरा गांधी सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करते हैं जायजा लेने के लिए, शिविरों में जाती हैं। इसी दौरान 3 दिसंबर 1971 को कोलकाता में होती हैं और कोलकाता में एक मीटिंग में होती हैं, भाषण दे रही होती हैं। तभी उनको जानकारी मिलती है कि 3 दिसंबर 1971 को ही पाकिस्तान ने पश्चिमी क्षेत्र पे हमला कर दिया है। वो वहाँ तुरंत निकलती हैं सिद्धार्थ शंकर रे को साथ में लेकर, और सिद्धार्थ शंकर रे से कहती हैं कि देखिए हमें तो लग रहा है कि दिल्ली सुरक्षित पहुँच पाएंगे कि नहीं। तो उनके जहाज़ को लखनऊ होते हुए दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली में 11 बजे से पहुँचते ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाती हैं और फिर विपक्ष के नेताओं को जानकारी देते हैं कि पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया है। और उसके बाद देश को संबोधित करती हैं। देश के संबोधन में कहती हैं कि अभी सूचना के अनुसार पाकिस्तान ने भारत के अंबाला, जोधपुर, पठानकोट, अमृतसर, श्रीनगर, आगरा के एयरपोर्टों पर बमबारी की है। यानी पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध की शुरुआत कर दी है। अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, यानी युद्ध होगा। और इस तरह भारत की सेना भी तैयार युद्ध के लिए थी ही। तो भारत 2 मोर्चे पे युद्ध करता है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान के खेमकरण क्षेत्र में या कहीं के लोनेवाला पे मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में युद्ध होता है और पूरा जोर रहता है पूर्वी पाकिस्तान पे। तो पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी कमान के सेना अध्यक्ष अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय सेनाएं ढाका में प्रवेश करने लगती हैं और जोरदार हमला होता है ढाका पे। 10 दिन के अंदर ही पाकिस्तान पस्त हो जाता है। अब वो युद्ध करने के हालात में नहीं होता है। वो विदेशों से गुहार लगाने लगता है कि युद्ध बंद किया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अमेरिका पहुंचते हैं कि भारत को युद्ध से रोका जाए। तो अमेरिका इसके बदले में अपनी 7वां बेड़ा भारत की तरफ भेज देता है युद्ध में शामिल होने के लिए। तो यूएसएसआर भी धमकी देता है कि हम भी तब शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले भारत का रणनीति ये था कि पाकिस्तान को सरेंडर करा लेना है। तो इतना ज़बरदस्त हमला होता है कि पाकिस्तान के बस का अब युद्ध करना नहीं रह जाता है। तो 16 दिसंबर 1971 को सैन्य अधिकारी अरोड़ा ढाका में जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी के सामने जाते हैं और कहते हैं कि आप सरेंडर कीजिए, नहीं तो आप पे जो भी हमला होगा इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो जनरल नियाजी समय लेते हैं लेकिन सरेंडर के लिए तैयार हो जाते हैं और ऐतिहासिक सरेंडर 16 दिसंबर 1971 को ढाका रेसकोर्स मैदान में होता है और भारत 96 लाख सैनिकों को युद्धबंदी बनाता है और अब्दुल्ला खान नियाजी के नेतृत्व में पाकिस्तान सेना सरेंडर करती है और इस तरह से भारत एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करता है और नए बांग्लादेश का निर्माण होता है। और नए बांग्लादेश के निर्माण में भूटान पहला देश था मान्यता देने वाला और इससे पहले 6 दिसंबर को ही भारतीय संसद में बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में मान्यता दे दी गई थी। भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त होता है और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म होता है। इस दौरान बांग्लादेश के नेता जो बंगबंधु के नाम से बांग्ला वासियों या बांग्लादेश के लोगों में प्रसिद्ध थे, शेख मुजीबुर रहमान, अब भी पश्चिमी पाकिस्तान के जेल में बंद रहते हैं। इन्हें 9 जनवरी 1972 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो द्वारा रिहा किया जाता है और ये दिल्ली होते हुए ढाका पहुंचते हैं और ढाका के ऐतिहासिक मैदान में अपने देश को संबोधित करते हैं। इस दौरान भारत से ये कुछ वादे करते हैं कि मैं बांग्लादेश को एक सेकुलर राष्ट्र, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक बनाऊंगा और भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध रखूंगा। इस तरह से अब ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनते हैं और शासन चलाने लगते हैं। लेकिन इनका अंत सुखद नहीं होता है।
इनसे कुछ गलतियां होती हैं या मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये भाई भतीजावाद में फंस जाते हैं और वहाँ के कुछ सैन्य गुट इनको नापसंद करता है और अचानक 15 अगस्त 1975 की सुबह इनके घर में एक सैन्य टुकड़ी प्रवेश करती है और ये जब तक समझ पाते इन पे हमला होता है और इनके परिवार के सदस्यों को गिन गिन कर चुन चुन कर मारा जाता है। इसमें केवल 2 ही लोग बच पाते हैं, इनकी दोनों बेटियां, शेख हसीना जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं, जो अब तो नहीं हैं, और दूसरी बेटी शेख रेहाना। ये दोनों विदेश में रहती हैं और इन दोनों की जान बच जाती है। बाद में ये भारत में आकर शरण लेती हैं और कुछ समय तक भारत में रहती हैं और 17 मई 1981 को शेख हसीना का बांग्लादेश में वापसी होती है और ये आवामी लीग की अध्यक्ष चुनी जाती हैं और अपनी पार्टी को संभालती हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान द्वारा बनाई गई थी। इस दौरान 1975 से 81 तक विभिन्न पार्टियां या सैन्य गुट शासन चलाते हैं। उनमें एक 1977 में जनरल जियाउर रहमान राष्ट्रपति बनते हैं, जो बांग्लादेश को इस्लामिक देश घोषित करते हैं और जनरल जियाउर रहमान बांग्लादेश में शासन चलाते हैं। ये नामत का चुनाव भी करवाते हैं और अब इन्हीं की पार्टी जो ये बनाते हैं BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 1979 में चुनकर आती है, लेकिन 1981 में इनकी तख्ता पलट हो जाती है और 81 में ही अवामी लीग की अध्यक्ष के रूप में शेख हसीना बांग्लादेश वापसी करती हैं। बांग्लादेश में 1996 में आम चुनाव होता है, जिसमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग भाग लेती है और ये चुनकर बहुमत से सरकार बनाती हैं और 2001 तक सरकार चलाती हैं। 2001 के आम चुनाव में अवामी लीग की हार होती है और ये सत्ता से बेदखल हो जाती हैं और फिर 2001 में BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो जियाउर रहमान द्वारा बनाई गई थी, इनकी बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनती हैं और ये सरकार चलाती हैं। 2006 में पुनः चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन ये चुनाव 2008 के दिसंबर महीने में चुनाव होता है और 2008 में दिसंबर में चुनाव होता है तो उसमें फिर अवामी लीग जीत कर आती है और तब से शेख हसीना पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी हुई थी। यानी 2009 से लेकर और 5 अगस्त 2024 तक लगातार शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच अपनी सरकार चलाती रहीं। इस दौरान इतने समय हो जाने के बाद विरोध की आवाज़ उठना लाजिम है, जनता का नाराज होना जाहिर सी बात है, तो जनता इनसे नाराज होती है। लेकिन नाराज़गी का एक प्रमुख कारण आरक्षण विवाद होता है। अब ये बात समझिए कि जो अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद ही छोड़ना नहीं पड़ा, परंतु अपने देश को भी छोड़ना पड़ा, तो इसका मूल कारण है आरक्षण विवाद, जहाँ से ये उठता है। और विवादें हैं और भी जनता की मांगे हैं, लेकिन ये विवाद होता है आरक्षण से ही लेकर चालू होता है। तो आइए इसको समझते हैं, आरक्षण विवाद क्या है। जो करंट इशू था, इसी के बहाने हम पूरे बांग्लादेश के निर्माण की प्रक्रिया को समझाएं। देखिए, बांग्लादेश में 1971 से 80% कोटा सिस्टम लागू था। इसमें कई बार बदलाव के बाद 2012 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ, तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों की नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। यानी कुल 56% होता है 2012 से। 2018 में छात्रों का इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन हुआ,
तो 2018 में 4 महीने तक छात्रों ने प्रदर्शन के बाद हसीना यानी शेख हसीना ने इस कोटा सिस्टम को समाप्त कर दिया, परंतु पुनः 5 जून 2024 को ढाका हाई कोर्ट ने सरकार को पहले जैसा आरक्षण देने का आदेश दिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन ये तेज होता गया और शेख हसीना इसको कुचलने में असफल होती गई और जनता के बीच असंतोष बढ़ता गया। इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया, यानी 7%। 56% पहले था जो 2012 से चल रहा था, अब 56% को घटाकर 7% कर दिया। और इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% और माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग को 2%। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवाद कुछ शांत हुआ, लेकिन ये जो 30% आरक्षण है, इसमें ये विवाद ये हुआ था कि ये उन लोगों को आरक्षण था जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लिए थे, उनके बच्चे और उनके खानदान के लोगों को ये मिलता था, उनके घर में ये मिलता था आरक्षण। स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%। तो इसी में ये विवाद था। तो इस पे शेख हसीना का एक बयान आया था कि क्या स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को न मिले तो ये राजाकारों के बच्चों को मिले। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो 56% को 7% कर दिया था, इसके बाद लोगों में नाराजगी थोड़ी कम हुई, गुस्सा कम हो गया था और माहौल शांतिपूर्वक हो गया था। लेकिन इसी दौरान छात्रों ने कुछ नए मांगों को लेकर पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया शेख हसीना के खिलाफ, और ये आंदोलन बढ़ता गया और अंत में 5 अगस्त का वह दिन आ गया जब पीएम आवास की ओर जनता ने कूच कर दिया और इसको रोकने के लिए वहाँ की सेना भी या पुलिस भी कोई प्रयास नहीं किया। अंत में 2 बजे इनको खबर दी जाती है कि आप जल्दी बांग्लादेश को छोड़िए, आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। इस दौरान ये मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये अपने भाषण रिकॉर्ड कर रही थी, तो विदाई भाषण भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई और तत्काल 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़ी और बांग्लादेश छोड़कर भारत में आई। ये गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे उतरती हैं और एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, इनसे मिलते हैं और वर्तमान में भी अभी ये हिंडन एयरबेस में ही मौजूद हैं और यहाँ से किसी दूसरे देश में जाने के लिए ये सोच रही हैं। और वहाँ के थल सेनाध्यक्ष ने कहा है कि मैं अंतरिम सरकार बनाऊंगा और खबर आ रही है कि नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस खान के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन किया जा रहा है और बांग्लादेश की जो अब तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना बांग्लादेश से निर्वासित हो गई हैं और वो भी भारत में हैं, वो कई अन्य सुरक्षित जगह जाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये आपको पूरा समझाने का प्रयास था, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।